सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। थोड़ी सी कोशिश करता हूँ ताज़ा सूरत हाल पे बात करने की। और अपने सामने मैंने दो फोटो लगाए हैं और जानबूझकर एक वेबसाइट है, ये इजराइल की वेबसाइट है जिस पर ये फोटो छपे हैं। और इसमें क्या कहा जा रहा है वो भी हमें बात करूँगा। असल मुद्दा जो है आज का वो ये रहेगा कि जो बाइडेन ने ये ऐलान किया है, बल्कि चेतावनी दी है ट्रंप को कि जो मिशन 25 है, प्रोजेक्ट 25 है, उसे ट्रंप को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। क्या है प्रोजेक्ट 25 और क्यों छोड़ देना चाहिए? क्या छोड़ पाएगा? क्या नहीं छोड़ पाएगा? क्या इजराइल ये जंग जीत चुका है? क्या ये आगे ट्रंप के आने के बाद भी और ज़्यादा इन्वेड किया जाएगा? क्या मध्य पूर्व पहले जैसा कभी हो पाएगा? क्या मध्य पूर्व की स्थिति कभी उभार ले पाएगी? तुर्की जो है, जैसी लोग उम्मीद पाल के रखे हैं, ऐसा कुछ हो पाएगा? ये इन सब भी बातों पर थोड़ी-थोड़ी चर्चा करूँगा। पहले जो बयान आया है दोनों का, वो मैं आपको सुना देता हूँ। देखिए, यहाँ ये कह रहे हैं, यानी ये इजराइल छाप रहा है, ये मैं जो प्रेस टीवी है ईरान का उस पर भी पढ़ चुका हूँ। ज़्यादा लंबा हो जाएगा वो सब कुछ बताने में, मगर सेम कंटेंट सेम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सीरिया सेना के पुनर्निर्माण में कई साल लगेंगे। खमेनाई ने सीरिया में उथल-पुथल के लिए अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। ये जो अभी हमास ने मिस्र को, मैं यहाँ जो डॉट डॉट लगाता हूँ ये शब्द मैं नहीं बोलूँगा, यानी हमास समूह द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की सूची सौंपी है। यानी हमास ने बंधक बनाए जाने की सूची जो है सौंप दी है कि वो किनको आज़ाद करने जा रहे हैं। और ये गाज़ा से 4 रॉकेट इजराइल में घुसे हैं। गाज़ा से आज भी 4 रॉकेट जो है वो इजराइल में घुसे हैं, यानी हमास अकेले ही मुज़ाहमत कर रहे हैं। आईडीएफ ने हमास की ये पैराग्लाइडिंग यूनिट के प्रमुख को मार गिराया है। ये दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। ये मैं अब वापस आ जाता हूँ। यानी बड़ी सीधी बात ये है दोस्तों यहाँ, कि यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो इस बात की हो रही है कि दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। ईरान ने कहा है कि ये इजराइल की और अमेरिका की मिलीभगत थी, जिससे जो है यहाँ पर ये सीरिया के अंदर बशर अल-असद को जाना पड़ा। देखिए, कहीं अपनी बातचीत में ईरान की तरफ से बताया जा चुका है कि हम इजराइल को सीरिया को आगाह कर चुके थे, बशर अल-असद को, कि ऐसी तुम्हारे यहाँ की प्लानिंग चल रही है, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। ये बातें जो हैं वो सारी चल गई होंगी, कोई बात नहीं। इन सारी बातों के कही गई होंगी, बशर ने नहीं मानी। वो क्या चाहता था, क्या नहीं चाहता था, कि सत्ता से उकता चुका था, छोड़ना चाहता था, ये सब अब बहुत सारी चर्चाएं चलती रहेंगी। असल मुद्दा क्या था? असल मुद्दा फिर मैं वहीं पर लौट कर आता हूँ, वहीं से शुरुआत करूँगा। ईरान तरह तरह के इल्ज़ाम भी लगाएगा, आश्वासन भी देगा, मगर उसमें सत्यता कितनी होगी, मेरा विश्लेषण ये कहता है, आपका मानना ना मानना आपकी मर्जी। मेरा विश्लेषण स्पष्ट कहता है कि किसी न किसी डील के बदले में ईरान ने हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की पीस डील को तस्लीम कर लिया। इसीलिए ना कोई आवाज़ ईरान से आई, ना हिजबुल्लाह के किसी नेता को दिखाया गया। बाइडेन ने पीस डील का ऐलान किया, पीस डील हो गई। पीस डील लागू होते ही अब कुछ लोगों का विश्लेषण ये कहता है, या कहेगा, या कहने की कोशिश की जाएगी कि जब ईरान ने पीस डील कर ली थी तो इसका मतलब तुर्की ने सही किया कि यहाँ से जो रेबल्स थे उनको अंदर घुसा दिया और उसके बाद सीरिया का तख्ता पलट हो गया। सीरिया की फौज ने, मतलब क्या, तुर्की के सोचने भर से, जो तुर्की के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था सीरिया, तुर्की के मतलब सोचने भर से सीरियन फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया कि भाई अब तुर्की भाई साहब ने कह दिया है, इसलिए हम तो मुजाहमत करेंगे नहीं, हम रेबल्स को अंदर आने देंगे। क्या ये इतना सीधा लगता है आपको कि इतना सीधा हो गया? और वो सीधे के सीधे तुर्की ने कह दिया, जैसे बाइडेन ने कह दिया तो हिजबुल्लाह और ईरान ने मान लिया, वैसे ही तुर्की ने कह दिया तो फिर जो है वो सीरिया की फौज ने मान लिया। जो दमिश्क सिटी थी उसके अंदर जो भी फोर्सेस तैनात थी, जो डिफेंस सिस्टम तैनात थे, वो अपने अपने सिविल ड्रेस बदली, उन्होंने कपड़े बदल के अपना निकल लिए वहां से। तो क्या ये सब कुछ इतना सीधा था? देखिए, ये एक मामला अलग आता है। और हमने बार बार एक बात कही थी
कि इज़राइल में ताकत नहीं है कि युद्ध जीत ले। और वो दिन हमें याद है कि जब 3 दिन तक लगातार हाइफ़ा और तेल अवीव पर भारी हमले किए, और भारी हमले करने के बाद उनके तमाम अखबारों ने, इन्हीं अखबारों ने लिखा कि हो सकता है 2 से 3 दिन के अंदर इज़राइल के अंदर हिज़्बुल्लाह घुस जाएगा। यानी पूरी तरह जीत के नज़दीक थे, मगर अचानक बैकआउट कर गए। हिज़्बुल्लाह, ईरान ने मानो समझौता कर लिया। आप ना मानो कि समझौता नहीं किया तो फिर कोई जादू कर दिया, टोना कर दिया। जो बाइडेन ने ऐलान किया और सब पीस हो गया, शांति हो गई। तो फिर उस जादू टोनों के, बाइडेन के जादू टोनों के मान लीजिएगा, अगर ये नहीं मानते तो। अब इससे थोड़ा-सा हम और आगे आते हैं, फिर वो उस तरफ समझने की कोशिश करते हैं। सीरिया भी एक पूरी तरह खाली होता चला गया, मज़ाहमत कहीं नहीं हुई, बशर अल-असद रूस चले गए, खत्म होगी बात। हम इस वक़्त बशर अल-असद ने क्या ज़ुल्म किए, ईरान ने क्या किए, गाज़ा में इज़राइल ने कितने मारे, बिल्कुल उस पर चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि लोग इसे अपने-अपने हिसाब से लोग कंपेयर करेंगे। जो इज़राइल समर्थक हैं वो कहेंगे वो गाज़ा के अंदर लड्डू बाँट रहा है और उसने बड़े लोगों को सेफ रखा है। अब सर्दी का मौसम चल रहा है, रज़ाई भी बाँट दी है और यहाँ पर कूलर, हीटर लगवा दिए, खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सीरिया में हुआ वो बड़ा गलत था और वो उसकी सज़ा उसको मिल गई। जो सीरिया के बशर अल-असद के समर्थक हैं वो ये कहेंगे कि अगर अगर कोई सत्ता के प्रति बगावत करता है तो बगावत के बाद, क्योंकि आईएसआईएस को सभी ने आतंकवादी माना था, वो कत्लेआम कर रहे थे, खिलाफत का ऐलान कर चुके थे। कहीं और वहाँ पर जो ग्रुप थे जिन्हें दुनिया के तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने टेररिस्ट घोषित किया था, वो हमला कर रहे थे, उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा था। उन्हीं में से पकड़ के लोगों को जेल में भी डाला गया उसी लड़ाई के दौरान जो है। यानी वो हम उस पर बाद में जाएंगे कि 2011 में बगावत कैसे खड़ी हुई। बगावत जो है, अगर यही बगावत जो सीरिया में हुई थी, वो बगावत अगर जो है आपकी अरबों में हो जाती है तो अरब वाले जो है वो बगावत में उनको आराम से वेलकम कहेंगे और सत्ता छोड़ के पीछे चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये स्थिति भी बन सकती है कि कहीं पर कोई जनता जो है, जैसे भारत में किसान आ रहे हैं और किसान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया तो तुम हमारी बात मानो नहीं तो सत्ता छोड़ो। तो उन्होंने तो जो है उन पर लाठी नहीं चलाई गई, उन पर पानी नहीं फेंका गया, उन्हें जेलों में नहीं डाला गया, बहुत सारे लोगों की मौत नहीं हुई है, सत्ता मोदी जी छोड़ के चले गए थे। तो कुल मिलाकर जो है, जैसे अभी साउथ कोरिया में जो कुछ हो रहा है, तो ये अलग-अलग खेमा अपनी-अपनी दलील देगा, अपने वाले को वो जस्टिफाई करेगा और वो दूसरे वाले को वो विलन साबित करने की कोशिश करेगा। सच्चाई दोनों तरफ नहीं होती, क्योंकि हक बात कोई करना ही नहीं चाहता और सुनना भी नहीं चाहता। ये स्पष्ट है और क्लियर है। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ तो बहुत कम लोग होंगे जो सच्चाई बर्दाश्त कर पाएँगे। ज़्यादातर लोग जो है पूरी तरह, जैसे उनके जो गुरुजी हैं, उन गुरुजी लोगों ने जो कुछ बोला होगा वो उसी को सत्य मानते हैं। किताब भले ही खुद गुरुजी ने कोई पढ़ी हो, ना पढ़ी हो, और खुद ने भी पढ़ी हो, ना पढ़ी हो, सर्वज्ञानी भरे पड़े हैं। कुल मिलाकर ये एक मुद्दा जो है वो क्लियर हो चुका है कि अब जो है लेबनान के ऊपर, इसलिए क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी हिजबुल्लाह थे, जिनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि उनकी सप्लाई लाइन जो है वो जो अभी मतलब जो उन्हें क्या कहूँ मैं, मुजाहिदीन ही कहूँ या फिर जो वेस्टर्न जगत जो कह रहा है या अंतर्राष्ट्रीय जो कह रहा है वो कहूँ, नहीं मैं मुजाहिदीन ही मान लेता हूँ। मुजाहिदीनों ने जो है बड़ा फतेह हासिल कर लिया। अब हिजबुल्लाह को कोई मदद नहीं मिलेगी, हालांकि हिजबुल्लाह पीस डील पहले ही कर चुका था, ये भी क्लियर है। तो अब उनको कोई मदद नहीं मिलेगी, मदद मिलती वो तो भी नहीं लड़ते, क्योंकि वो पीस डील कर चुके थे। तो पीछे से जो है सीरिया के अंदर अब आकर गद्दी संभाल ली है। मगर इसमें असल क्या हुआ है? असल ये हुआ है, जो नेतन्याहू कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने उनकी नेवी, उनके जहाज, उनके इक्विपमेंट, उनके हथियारों को जो 80 साल में जमा किए थे, सीरिया ने 450 हमले करके डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये सामान इकट्ठा करने में या इसका कबाड़ हटाने में कई साल लग जाएंगे सीरिया को। यानी वहां जो अब सत्ता में बैठेंगे वो एक तरह के लंगड़े लूंजे पंगु हैं। उन्हें जब चाहे इजराइल के अगर दिमाग में आ जाए कि मुझे कल कब्जा करना है तो वो कर लेगा, इनकी औकात नहीं, उसको रोक लेंगे। अब आप कहेंगे कि उनकी मदद के लिए तुर्की आ जाएगा। जो तुर्की हिजबुल्लाह के खिलाफ और हमास के खिलाफ और झूठ-मूठ मस्जिद अक्सा आज़ाद कराने का लोगों को आश्वासन देता रहा, वो रजब तैयब एर्दोगान, जिसके हथियार जो है वो हूतीज़ पर और हमास पर और
माफ करना जो है हिजबुल्लाह पर जो अटैक के दौरान वो तुर्की के हथियार पाए गए, जो उसके जहाज लगातार सप्लाई दे रहे थे, वो एक जो अभी तक भ्रम था वो भ्रम टूट चुका है। अगर उसके बाद भी कोई भ्रम रखा जाता है तो ये मूर्खता से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सपर्ट है, जो अपने अपने तरीके से अपने पक्ष रख रहे हैं, उनमें ये पक्ष भी सामने आया है कि तुर्की को और कई और देश जो पूरी तरह से इस वक़्त रूस के साथ खड़े थे, याद करना क्या ज़बरदस्त ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, पूरी दुनिया उसमें शामिल होना चाहती थी, ब्रिक्स करेंसी जो है आने के लिए थी। ट्रंप ने सिर्फ एक धमकी लगाई, सब शांत हो गए और पूरा का पूरा पासा पलट गया। यानी साइकोलॉजिकली बातचीत के ज़रिए या किसी अमाउंट और पैसे के खेल के ज़रिए ये तमाम लोगों को शांत कर दिया गया और जो एक नई दुनिया बनाने चले थे, साउथ ग्लोबल, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है लागू हो चुका था, जो रूस के और चीन के साथ मिलकर था, उसको अभी फिलहाल के लिए ज़ीरो कर दिया गया है। क्योंकि जहां पूरी दुनिया उसमें शामिल होती हुई नजर आ रही थी, उसमें सीरिया भी शामिल था, उसमें ईरान भी शामिल था। अब ईरान के साथ जो है जल्द से जुलूस बातें ज़रूर करेगा रशिया, मगर क्या ईरान पर भरोसा करेगा? नहीं करेगा। भले ही वो उसके साथ रखेगा, भले ही उसके हथियारों से मदद करेगा, अगर वो कुछ आगे बढ़ना चाहेगा, बढ़ने में चीन और रूस की मदद रहेगी, मगर ईरान पर कोई भरोसा किया जाएगा ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर जो सिचुएशन पैदा होने जा रही है, वहाँ की जो जनता है उसमें एक डिवाइडेशन पैदा पहले से कर दिया गया है, वो उभार लेने की इंतज़ार में है। जिस तरीके से यमन के अंदर जो हौतीज़ का कंट्रोल था, उनके जो मुखालिफ खेमा था, उनको बड़ी फंडिंग और हथियारों की जो है मदद पहुंचना शुरू हो चुकी है। अब हौतीज़ भी यमन के अंदर आपसी टकराव में बैलेंस करते हुए नजर आएंगे, यानी कि ईरान एक खतरे की तरफ बढ़ रहा है, यमन जो है जो एक इस्टेब्लिश होते हुए नजर आ रहा था वो फिर से अराजकता का शिकार है। सीरिया के अंदर जो सीरिया के अंदर होने वाला है वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस इलाके में शांति का तो अब मतलब ही खत्म हो गया। ऐसे सपने जो देख रहे हैं मेरे ख्याल से वो कोरे सपने हैं। यहाँ ये एक मकसद था, जो डीप स्टेट था, किसका डीप स्टेट था? अमेरिका का, जो ट्रंप की बात मानना नहीं चाहता था। वो ट्रंप की बात माने बगैर उसे पहले आने से पहले पहले ये सारा काम निपटाना चाहता था, वो निपटाने के नज़दीक पहुंच गया। दोस्तों, ये जो पीला पीला सा आपको निशान दिख रहा है, मैं इस निशान पर जो है आता हूँ, इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। दरअसल ये कुर्दिस्तान है। ये जो कुर्दिस्तान है दोस्तों, ये कुर्दिस्तान में कौन कौन से इलाके अब आते हैं, क्योंकि इनको पहले से ही अमेरिका बैक करता है और जो सत्ता में है उन्हें आतंकवादी अपने हिसाब से करार देता है और वो इस नीति पर कायम रहेगा। ये जो है, ये पीला नक्शा जो मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ये आर्मीनिया से शुरू होता है, जिसमें ये पूरा इलाका तुर्की का शामिल, यहां से यहां तक का इस इलाका ये तुर्की का शामिल हो जाता है। ये तुर्की के पास अभी तक है। ये तुर्की के पास जो हिस्सा है, ये अभी तक ये पूरा तुर्की के पास है और ये आर्मीनिया तक है। तो ये कुर्दिस्तान में इतना बड़ा तुर्की चला जाएगा तो इतना बचेगा, और मेरे ख्याल से अब इसको सपोर्ट करके तुर्की को डिस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी, डिस्टेबल करने की कोशिश की जाएगी। ये बात सिर्फ तुर्की का इतना बड़ा हिस्सा इसमें जाएगा यहां तक सीमित नहीं है दोस्तों। नीचे जो हिस्सा है ये ऑलरेडी, और सीरिया का हिस्सा कुर्दों के पास मौजूद है। ये जो एक छोटा सा ये जो आप देख रहे हैं इतना हिस्सा, ये कुर्दों के पास पहले से ही मौजूद है। तो इसमें कुर्द इसको 25% एरिया को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद ये इलाका इराक में भी है और ये इराक के अंदर भी कुर्द जो है अपनी एक ऑटोनोमस बॉडी चलाते हैं। ये सिर्फ इराक में खत्म नहीं होता, ये यहां से अंदर जो है ये पूरा घुस जाता है ईरान के अंदर। यानी ये एक ऐसा नक्शा है कुर्दिस्तान का जिसमें आर्मीनिया है, कुर्दिश है, तुर्की है, सीरिया है, इराक है और ईरान है। अब अगर इन फोर्सेस को एम्पावर किया जाएगा और जो विदेशों में ये लोग अपनी जो है हिजरत काट रहे हैं, प्लान काट रहे हैं, इन सबको इकट्ठा करके यहाँ पर लाया जाएगा और इनको कहा जाएगा कि तुम अपना कुर्दिस्तान ले लो, क्योंकि ब्रिटेन ने इनसे वादा किया था। और ये 2024 में जब ऑटोमन एम्पायर भी टूट रहा था, जब अरब देश बनाकर देने की बात कही गई थी, तो उस वक़्त ये कुर्दिस्तान भी देने की बात कुर्दों से की गई थी। और तब से लेके आज तक कुर्द जो है वो ब्रिटेन और अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इन्हें बार बार इस बात का आश्वासन दिया गया है, जिसे रोकने की कोशिश सद्दाम हुसैन ने की थी।
जिसे आज तक भी रोका रखने की कोशिश की थी। तुर्की भी इनसे लड़ते हुए इसलिए नजर आता है क्योंकि तुर्की का तो एक बहुत बड़ा मेजर हिस्सा जो है वो इसमें सीरिया का बहुत कम है। सबसे ज्यादा अगर कुर्दिस्तान में कोई हिस्सा आता है दोस्तों, तो कुर्दिस्तान में सबसे ज्यादा हिस्सा तुर्की का आता है। तो तुर्की तो आर्मीनिया पूरा ही आ जाता है। तो आर्मीनिया को रूस जो है वो अपने आप इसमें उलझ जाएगा क्योंकि वो रूस का एक बाकायदा फेडरेशन का हिस्सा है। तो यहाँ ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये सीरिया है। अब सीरिया के अंदर भी कई और ग्रुप्स हैं जिन्हें अपना अपना बंटवारा चाहिए। और जो ये आपका हिस्सा लगता है गोलान हाइट, माफ करना मैं दूसरे मैप में आ जाता हूँ। जो ये सीरिया का मैप हम यहाँ से ले आते हैं, ये है सीरिया। और इस सीरिया में वो हिस्सा, ये हिस्सा तो आपका कुर्दिस्तान में चला गया। ये दमिश्क है जो राजधानी है, बिल्कुल नज़दीक है बैरूत के। ये लेबनान है और लेबनान के पीछे ही जो है ये आपकी दमिश्क है। और ये जो मतलब यहाँ हाइफा हुआ करती है और गोलान हाइट में जो जो आपका ये इसराइल लगता है, ये पार करते हुए ये पूरा का पूरा इलाका ये गोलान हाइट का, इस गोलान हाइट को कवर कर लिया है नीचे तक। और ये अब जो है जो इसके पास यहाँ पानी के स्रोत भी थे ये अभी कब्जे में चले गए हैं इजराइल के। वो इसको नहीं छोड़ेगा क्योंकि 1900 जो 48-47 की जो भी संधि थी उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। यानी उन्होंने इसको मिला लिया और इसको अमेरिका ने डिफाइन कर दिया है कि भाई साहब ये जो है इजराइल की सुरक्षा का मामला है, ऐसा ये कर सकता है। तो बहुत क्लियर उनके इनका रूट क्लियर हो चुका है। ये रूट क्लियर होने के बाद अब जो बाकी का जो हिस्सा जितना इजराइल को चाहिए उतना इसमें से ले लेगा। हालांकि ये जो सीरिया है पूरा एक, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं कि भाई एक ग्रेटर इजराइल बनेगा, तो उसमें तो सीरिया से लेके तुर्की तक का ये कुर्दिस्तान ये सारा का सारा इलाका जो है वो उसमें आता ही है। इराक का भी इलाका उसमें आता है। तो ये पूरा का पूरा, हालांकि इनके पास ना इतने लोग हैं कि इस इलाके को ले लेंगे। ये तो बेसिकली तो हिजबुल्लाह से जंग हार चुके हैं। हमास आज भी लड़ रहा है और हमास एक ऐसी विचारधारा है, ना वो ईरान के सरेंडर करने के बाद रुकेंगे, ना वो सीरिया के सरेंडर करने के बाद रुकेंगे, ना वो हिजबुल्लाह के सरेंडर करने के बाद रुकेंगे। वो किसी के बाद नहीं रुकेंगे। अलबत्ता कुछ दिनों के लिए खामोश हो सकते हैं। फ़लस्तीन एक जगह थी, हमास एक विचारधारा है और ये सब कुछ जो है लगातार चलता रहेगा। और अगर ये सब कुछ चलता रहेगा तो याद रखिएगा कि इतनी आसानी से यहाँ भी शांति होने वाली नहीं है, इजराइल को भी शांति मिलने वाली नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक जब अब हम उस मुद्दे पे आ जाते हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो बाइडेन ने कहा है कि प्रोजेक्ट 25 को छोड़ देना चाहिए और प्रोजेक्ट 25 को अगर ट्रंप छोड़ देता है तो उसके बाद आपको मतलब वो क्या कहना चाहता है। देखिए उसका प्रोजेक्ट 25 का मतलब है कि कम से कम 50,000 ऐसे जो है कर्मचारी हैं जिनमें से बहुत सारों को बदलने का प्लान जो है ट्रंप बना चुका है। हर स्टेट में जो संघीय अधिकारी हैं जो बहुत ताकतवर हैं, जो किसी की नहीं सुनते हैं और वो जो जिस तरीके से अब यानी बाइडेन के सत्ता से हटने के बावजूद ये इस वक्त पूरा काम जो कर दिया गया है सीरिया के अंदर, जो तुर्की के अंदर हुआ है और तुर्की और बाकी के इलाकों में भी जो हो रहा है दुनिया, इससे बड़ी खबर आपको ये और दे दूं कि एक खुफिया खबर जो है वो ये आई है कि पोलैंड के अंदर यूरोपियन यूनियन और नाटो के देश जो है भारी वाहन जमा कर रहे हैं, भारी हथियार जमा कर रहे हैं, जिससे ये खदशा बढ़ता जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा एस्केलेशन रूस के साथ करने का इरादा ये लोग बना चुके हैं। ये मतलब ट्रंप के आने के बाद किया जाएगा या ट्रंप के आने का इंतज़ार नहीं किया जाएगा, क्योंकि सीरिया का खेल ख़त्म हो चुका है। ये जंग जो है एक तरह से रशिया हार चुका है सीरिया की। उसमें यहाँ बशर अल असद से लेके ईरान से लेके सभी स्टेक होल्डर्स ने रशिया को चीट किया, धोखा दिया और वो इस धोखे से हार गया। और हारने के बाद सबसे बड़ा धोखा वो आहत है रजब तैयब अर्दगान के, क्योंकि रजब तैयब अर्दगान को हर तरह की मदद दी और यहाँ उन्होंने गैस की मंडी, तेल की मंडी, बहुत सारे लालच जो है रजब तैयब अर्दगान को दिए थे। उसके बावजूद रजब तैयब अर्दगान जो है वो पश्चिमी जगत की तरफ मुड़ गया। तो कुल मिलाकर उससे उनको सबसे ज़्यादा चोट अगर किसी से लगी है तो वो है तुर्की। अब इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। फिलहाल जो हम समझ पा रहे हैं वो ये है कि
रशिया निश्चित रूप से वो एक बात और कह चुके हैं जो समझने की है। एक तो ये प्रोजेक्ट 25 में तो मतलब 2025 में जो ट्रंप करने वाला है वो एक उम्मीद का की किरण है कि उसने युद्ध समाप्त करने की बात की है, यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की बात की है और दुनिया में युद्ध खत्म करके और किसी न किसी तरीके से शांति बहाल करने की और अमेरिकी फर्स्ट की नीति को अपनाने की बात कही है। जो एक अनाउंसमेंट किए हैं, चाहे वो डीप स्टेट के खिलाफ हो, ये मल्टी मिलियनर के खिलाफ हो, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट 25 में आते हैं और ये प्रोजेक्ट 25 को के खिलाफ है वहाँ की जो बाइडन की पार्टी और वहाँ की डीप स्टेट और वहाँ के जो स्टेक होल्डर हैं, जो बिलियनर हैं और जो पूरी दुनिया में कंट्रोल करते हैं, जिन्होंने अब भी ये खेल जीता है, वो सब के सब जो है उसके जद में आते हैं। उसे सलाह भी दी है और चेतावनी भी दी है ट्रंप को। तो अब इस पर वो टिका रहेगा कि नहीं टिका रहेगा, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। यानी जिस तरह अर्दोगान को, ईरान को, सबको घुटने टेकने पर उन ताकतों ने मजबूर किया है, कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप भी जो है घुटने टेक दे। मगर एक बात याद रखिएगा, ट्रंप की सरकार में जो मंत्रालय और जिम्मेदारियां बांटी जा रही है उसमें 10 अभी तक ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है जो बिलियनर हैं, मल्टी बिलियनर हैं। यानी उन्हें न सत्ता की ज़रूरत है न पैसे की ज़रूरत है, वो किसी न किसी मिशन के तहत आ रहे हैं। और जिसे इस वक्त तुर्की का राजदूत बनाया गया है वो खुद एक मल्टी बिलियनर अमीर इंसान है। तो यहाँ जैसे हम लोगों के यहाँ तो नौकरी करने वाले लोग होते हैं या फिर वो कुछ अंतरी मंत्री बन के कुछ 2 रुपये कमाने के लिए जो है राजनीति में आते हैं, वहाँ बिल्कुल इस बार उल्टा हुआ है कि मल्टी बिलियनर लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारी बड़े बिजनेसमैन हैं और बहुत पैसा वो अलग ही कमाते हैं, जिन्हें न राजनीति की ज़रूरत है न सत्ता की। कोई ना कोई यही वो प्रोजेक्ट 25 का एक हिस्सा है। ये क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, ये इंटरनल लड़ाई अमेरिका की क्या करेगी, किधर लेके जाएगी, इसे अभी कहना बहुत आसान बिल्कुल नहीं होगा, हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। मगर ये खबर बड़ी चौंकाने वाली है कि पोलैंड के सरहदों पर उनकी सुरंगों में भारी हथियार जमा किए जा रहे हैं। यानी कोई ना कोई बड़ा इवेंट करने की रशिया के साथ डायरेक्ट कोई तैयारी चल रही है। मनोबल बहुत हाई है, मनोबल हाई है तुर्की के बैकआउट करने से, सीरिया में बशर अल असद की सरकार के गिरने से और ईरान के बैकआउट करने से। यानी एक साथ जिन लोगों को लेकर मल्टी पावर सेंटर बनाने का दावा पुतिन ने किया था, वो सारे के सारे मल्टी पावर सेंटर के लोग बीच में छोड़ के धोखा दे के भाग गए। अब ऐसे में मतलब एक कमज़ोरी महसूस ज़रूर कर रहा है पुतिन, इसमें कोई शक नहीं है। रूस ने को एक बड़ा धक्का लगा है और इस धक्के का फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी उन ताकतों द्वारा जिन्होंने ट्रंप के आने का इंतज़ार नहीं किया और उस पूरी बिसात को जो है एक तरफ से पलट के रख दिया। अब मुद्दा ये है कि हमें देखते हैं कल क्या और डेवलपमेंट होते हैं, उस पर ज़रूर बात करेंगे, बहुत लंबा हो गया। इस वक्त हम सिर्फ ये देख पा रहे हैं कि जिस तरह खामोशी के साथ अपने अपने रास्ते पकड़ लिए और पश्चिमी उन ताकतों की गोद में सब जाके बैठ गए जो दरअसल दुनिया को अपने पैसे, अपनी ताकत के दम पर जो है अपना गुलाम बनाए रखना चाहती है। तो ये ताकतें इतना तो ज़रूर करेंगी कि ये ताकतें अब मुस्लिम जगत को इकट्ठा नहीं होने देंगी और ताकत नहीं पकड़ने देंगी। तो इस प्रोग्राम में खैर इतना ही, आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।